रात के तीसरे पहर में जब पूर्णिमा की चांदनी नागवन की जड़ों को चूम रही थी, तब वहां की नदियां नीले कांच की तरह चमक रही थी। नागवन एक रहस्यमयी जंगल, जहां दिन में हर चीज पत्थर बन जाती थी, पेड़, पक्षी और खुद जंगल की सांसें भी। केवल रात में वह जीवित होता था, सांस लेता था और अपने अंदर के रहस्यों को खोलता था। यह जंगल दो लोकों के बीच फैला था, गंधर्व लोक और मानव लोक। इसी जंगल की रानी थी नागेश्वरी, अर्धनागिन और अर्धदेवी। उसका शरीर चांदी की तरह चमकता था और आंखें ऐसे बोलती थीं जैसे सदियों पुरानी पीड़ा को हर शब्द में बांध रखा हो। नागेश्वरी पर एक प्राचीन शाप था। यदि कोई मनुष्य उससे सच्चा प्रेम करेगा तो वह नागिन नहीं रह पाएगी, वह मानव बन जाएगी और उसके साथ ही नागवन की जड़ें सूख जाएंगी। ये शाप केवल चेतावनी नहीं, एक निर्णायक भविष्यवाणी थी। मानव लोक में नर्मदा नदी के किनारे एक योद्धा रहता था, वीरियन, जिसे लोग वनराज कहते थे। वह तलवार से कम और न्याय से ज्यादा युद्ध करता था। उसकी नजर में जंगल केवल पेड़ नहीं थे, वे जीवित आत्माएं थे जिनकी रक्षा उसका धर्म था। एक दिन नगर में एक अजीब भविष्यवाणी फैली। एक नागिन तुम्हारे स्वप्नों में आएगी और तुम अपने प्राणों का त्याग करोगे उसके लिए। लोग हंसे, पर वीरियन चुप रहा। उसके सपनों में पहले ही कुछ दिखने लगा था, एक झील, चांदी की परछाई और कुछ आंखें जो उसकी आत्मा के पार देख लेती थीं। उधर नागेश्वरी को नागवन के कोबरा प्रधान विशराज से चेतावनी मिली थी, अब और नहीं, अगर तुमने अपनी सीमाओं को पार किया तो नागलोक तुम्हारा साथ नहीं देगा। विसराज, जो स्वयं रानी से विवाह कर राज्य हथियाना चाहता था, अब अवसर खोज रहा था। नागेश्वरी ने नागवन की सीमाओं से बाहर कभी कदम नहीं रखा था, पर उस रात कुछ बदल गया। वह पहली बार इंसानों की ओर गई, एक गश्ती जंगल में। वहीं उसकी पहली भेंट हुई वीरियन से। वीरियन ने झाड़ियों में कुछ हिलता देखा। वह सावधानी से आगे बढ़ा, तलवार पीछे लेकिन दिल तेज। कौन है? उसकी आवाज शांत पर सख्त थी। झाड़ियों के बीच से वह निकली, नागेश्वरी, उसके बाल रात की स्याही जैसे और आंखों में विष की चमक। ये जंगल तुम्हारा नहीं, उसने कहा। आवाज में चेतावनी थी, पर भीतर कहीं हिचकिचाहट भी। वीरियन ने तलवार नहीं उठाई। मैं जंगल की रक्षा करता हूं, अधिकार नहीं चाहता। नागेश्वरी चौंकी। पहली बार किसी मानव की आंखों में भय नहीं, केवल जिज्ञासा थी। और पहली बार वीरियन को कोई राक्षसी नहीं, एक पीड़ित आत्मा दिखाई दी। उस रात दोनों अपनी अपनी जगह लौटे, लेकिन भीतर कुछ बदल चुका था। रात के बाद वाली रात, फिर उससे अगली, दोनों अजनबी एक दूसरे की ओर खींचते गए। नागेश्वरी उसे नागवन के उस हिस्से में ले गई जहां चंद्रकमल खिलते थे, जहां उजालों की नदियां बहती थीं। वीरियन ने उस दुनिया को देखा जिसे किसी इंसान ने कभी नहीं छुआ था। वह उसे निशा कहने लगा, रात की रानी, और वह उसे मनु, उस मानव का नाम जो पहली बार उसे देख नहीं समझ रहा था। दूसरी परत में नागवन की धरती कुछ बदलने लगी थी। चंद्रकमल अब देर से खिलते, उजालों की नदी अब कम बहती। विषराज को भनक लग गई थी। उसने नागसभा में एक ऐलान किया, यदि नागेश्वरी पूर्णिमा की रात तक उस मानव से नाता नहीं तोड़ेगी तो नागवन उसे त्याग देगा। वहीं मानव लोक में भी हलचल थी। वीर्यन के मित्र किंसुक, जो एक भूतपूर्व योद्धा और अब जंगल पुराण का लेखक था, उसने वीर्यन को टोका, किस छाया के पीछे भाग रहा है तू? कोई रूप, कोई रेखा नहीं। वीर्यन ने उत्तर नहीं दिया, बस इतना कहा, जो सत्य आंखों से दिखता है वह अक्सर भ्रम होता है, जो आत्मा से जुड़ता है वही असली है। अब पहली चुनौती आई। नागेश्वरी ने वीर्यन से मिलने आना बंद कर दिया। उसने उस झील पर आना छोड़ दिया जहां वे बैठा करते थे। एक रात जब वीर्यन इंतजार करते हुए चंद्रकमल के पास लेटा था, वह आई। तुम्हें भूल जाना होगा, उसने कहा। क्यों? क्योंकि मैं एक नागिन हूं और तुम इंसान। तुम्हारा जीवन गर्मी की सांझ है, मेरा ठंड की रात। वीर्यन ने उसे समझाने की कोशिश की, पर वह चली गई। उसे क्या पता था कि पीछे विषराज देख रहा था, हर हरकत, हर स्पर्श, और उसके मन में अब एक नई योजना थी। जब से नागेश्वरी ने वीर्यन से मिलने आना छोड़ा था, नागवन के स्वर बदलने लगे थे। चंद्रकमल मुरझाने लगे, नदियों की चमक फीकी पड़ने लगी और पेड़ों से गिरते पत्ते पत्थरों में बदलने लगे।
जैसे जंगल स्वयं उस प्रेम वियोग को जी रहा था। उधर वीर्यन की आंखें हर रात उसी दिशा में उठती जहां से कभी निशा आती थी। वह अब भोजन से अधिक ध्यान में डूबा रहता। किंसुक ने कई बार टोकने की कोशिश की, पर वीर्यन अब किसी और लोक का हो चला था। इधर नागलोक में विषराज अपने षड्यंत्र को अंतिम रूप दे चुका था। उसके पास एक पुराना जहर था, कालगर्त, नागलोक की काल रेखा से बाहर एक अंधकारमय क्षेत्र, जहां फेंका गया कोई भी जीव जीवन और मृत्यु के बीच लटक जाता था। न वापसी, न अंत। एक रात उसने अपने 20 सैनिकों को भेजा। वीर्यन को नागवन की सीमाओं से घेर कर पकड़ लिया गया। जब उसकी आंखें खुलीं, तब वह अजीब सी जगह पर था। हवा स्थिर थी, चारों ओर धुंध थी और जमीन पर समय जम चुका था। यही था कालगर्त। यहां से कोई मानव कभी लौट कर नहीं आया। विसराज की गूंजती हुई हंसी वीर्यन के कानों में गूंजती रही। उधर नागेश्वरी, जो वीर्यन से दूरी बनाए हुए थी, एक रात अचानक तड़प उठी। उसका विष भीतर ही भीतर सूखने लगा था। नागों की रेखाएं उसके शरीर से हट रही थीं। जब उसने नागवन की जलधारा में अपने प्रतिबिंब को देखा, वह कांप गई। उसकी आंखें अब मानवीय होती जा रही थीं। तभी उसे एक दर्दनाक सूचना मिली। मानव अब कालगर्त में है। उसके भीतर कुछ टूट गया। उसने अपने कक्ष की छत तोड़ी और पहली बार अपने राज्य की सारी सीमाएं लांघ कर कालगर्त की ओर दौड़ी। उसने एक वस्त्र पहन रखा था जो वीर्यन ने एक बार उसे दिया था, रुद्राक्ष की माला। वह माला अब उसके दिल के करीब थी और उसकी गर्मी उसे मार्ग दिखा रही थी। नागों की शक्ति से बाहर जाकर उसने कालगर्त की सीमा पर प्रवेश किया। ये वो क्षेत्र था जहां नाग की विष शक्ति निष्क्रिय हो जाती थी, लेकिन फिर भी उसने प्रवेश किया। प्रत्येक कदम पर उसके शरीर से एक परत उतरती गई, उसकी नाग त्वचा, उसकी विष बूंदें, उसकी तंत्री शक्तियां। पर वह नहीं रुकी। कालगर्त के मध्य में वीर्यन पड़ा था, अर्धचेतन, जैसे आत्मा, शरीर में तो है पर जागृत नहीं। नागेश्वरी उसके पास पहुंची। उसकी सांस तेज हो गई, पर उसका शरीर अब जवाब नहीं दे रहा था। तुम्हारे बिना मेरा नागवन अधूरा है, मेरा शाप व्यर्थ नहीं जाएगा, पर तुम्हारे बिना मैं पूर्ण नहीं। उसने अपने गहनों को उतारा, अपनी आंखों से आखिरी बार नागवंश की दृष्टि ली। तब उसने एक अंतिम निर्णय लिया। नागों का अमृत, जिसे नागामृत कहा जाता था, वह एक जहर था जो नागों के लिए जीवन था, लेकिन इंसानों के लिए मृत्यु और फिर पुनर्जन्म। नागेश्वरी ने अपनी बाह काटी, उस अमृत की एक बूंद निकाली, उसे वीर्यन के होठों पर रखा। क्षण भर में वीर्यन की सांसें थम गई। नागेश्वरी कांप गई। क्या यह प्रेम की अंतिम विफलता थी? पर फिर उसके माथे पर चमक आई। वीर्यन की आंखें खुली और उनमें पहली बार नागों की एक रेखा उभरी। उस क्षण नागलोक में एक कंपन हुआ। नागवन की रेखाओं ने करवट ली। चंद्रकमल फिर से खिलने लगे। वीर्यन अब अर्ध मानव, अर्ध नाग बन चुका था। न तो पूर्ण इंसान, न ही पूर्ण नाग, बल्कि उन दोनों के बीच एक नई जाति। उसी पल नागेश्वरी पूरी तरह मानव बन गई। उसके शरीर से नागत्व की अंतिम बूंद भी जा चुकी थी। इस परिवर्तन का मूल्य नागसभा को समझना पड़ा। विषराज, जिसने अपने अहंकार में यह सब चाल चली थी, अब नागों की दृष्टि में दोषी बन चुका था। उसकी साजिशें उजागर हुईं। नागसभा में उसे निष्कासित करने का निर्णय लिया गया। तू अब विष नहीं, केवल एक छाया है, नाग ज्योतिष ने कहा। इस बीच वीर्यन ने अपनी नई स्थिति को समझना शुरू किया। उसके शरीर में नागों की स्मृतियां उभरने लगी, पुरानी युद्ध नीतियां, नागों की भाषा और कालगर्त की रचनाएं। वह अब केवल वन योद्धा नहीं था, वह नाग सेनापति था। और नागेश्वरी, अब वह केवल निशा थी, एक साधारण स्त्री, पर एक असाधारण इतिहास लेकर। वे दोनों नागवन के समीप एक झील के किनारे बस गए। उस झील में अब दो प्रतिबिंब पड़ते थे, एक मानव का और एक हल्की नाग छाया का। रात को कभी कभी वह झील गाती थी और उसकी लहरें कहती थीं, प्रेम जब शाप को पार कर जाए, तब वह लोकों की सीमाएं मिटा देता है। कई वर्षों बाद एक बच्चा उस झील के किनारे खेल रहा था। उसके माथे पर रुद्राक्ष का चिन्ह था और उसकी आंखें चांदी सी चमकती थीं। वह पूछता, मां, क्या मैं भी दो लोकों का हूं? निशा मुस्कुराकर कहती, तू उस प्रेम का फल है जो नागों और मानवों के मध्य जन्मा। तू दोनों लोकों की रेखा है।
झील के किनारे जहां कभी नागेश्वरी और वीरियन ने नया जीवन शुरू किया था, वहां अब एक नई सुबह खिल चुकी थी। उनके पुत्र का नाम था अर्ज। वह न तो पूरी तरह मानव था, न ही नाग। उसकी त्वचा गर्मियों में मानवीय लगती, लेकिन सर्दियों में उस पर नीली रेखाएं उभर आती। नागवंश की निशानियां। अर्ज को अपने माता पिता की कथा बचपन से ही सुनाई जाती थी। कैसे उसकी मां एक नागिन थी और उसके पिता एक वन योद्धा। कैसे प्रेम ने शाप को झुकाया और कैसे वह जन्मा एक नई परंपरा के रूप में। लेकिन अर्ज के मन में एक प्रश्न बार बार उठता। अगर नागवन अब सुरक्षित है तो मैं क्यों अधूरा महसूस करता हूं। इधर नागवन में कुछ अजीब परिवर्तन होने लगे थे। जिन नदियों को वीर्यन और निशा ने जीवित किया था, अब उनके बहाव धीमे पड़ने लगे थे। चंद्रकमल केवल अर्धरात्रि को ही खिलते और कई नाग प्रजातियां गायब हो रही थीं। एक दिन नागवन की प्राचीन रक्षकात्मा महानाग ने वीर्यन को एक चेतावनी दी। जब दो लोग एक होते हैं तो तीसरा जन्म लेता है। तुम्हारा पुत्र केवल संतुलन नहीं, एक परिवर्तन की बीज है। वीर्यन चिंतित हो उठा। क्या अर्ज का जन्म एक और भविष्यवाणी का द्वार है? उधर अर्ज अपने भीतर की बेचैनी को शांत करने के लिए जंगल में भटकने लगा। एक दिन वह एक पुरानी गुफा में पहुंचा। वहां उसे एक नीली चमक दिखाई दी। वह एक त्रैते नागलिपि थी, जिसे केवल नाग और नाग जुड़ाव वाले ही देख सकते थे। जैसे ही उसने उस लिपि को छुआ, एक तेज कंपन हुआ। अर्ज के शरीर में पुरानी स्मृतियां जागने लगीं, उसके पूर्वजों की, नागयुद्धों की और एक भूले हुए नागलोक की, जिसे नागारण्य कहते थे। वह समझ गया कि उसके अस्तित्व का अर्थ केवल उसके माता पिता की कहानी नहीं है। उसके खून में नागारण्य का बंद द्वार धड़क रहा था, जिसे नागसभा ने निष्कासित किया था। वह अब भस्म नागों के बीच निर्वासन में रह रहा था। वर्षों के ध्यान और क्रूर तप में उसने अपनी शक्तियों को विकृत रूप में पुनः प्राप्त किया। उसने महसूस किया कि नागवन अब शुद्ध नहीं रहा। उसमें मानवता की गंध घुल चुकी थी। नागेश्वरी की ममता और वीर्यन की दया ने नागवंश को निर्बल कर दिया है। अब उसे एक माध्यम चाहिए था, एक ऐसा अस्तित्व जो दोनों लोकों का हो और जिसे वह अपने जाल में फंसा सके। अर्ज उसके लिए आदर्श था। अर्ज को बार बार स्वप्न आने लगे। एक अंधेरी झील जिसमें सांपों के कंकाल तैर रहे हों। एक आवाज जो कहती, तेरा रक्त सच्चा नहीं अर्ज, तू एक मिलावट है। आ और देख अपना असली रूप। निशा और वीर्यन इस बदलाव को महसूस करने लगे, पर वे अब सामान्य जीवन के अभ्यस्त हो चुके थे। नाग शक्तियां त्यागी जा चुकी थीं और उनकी चेतना सीमित हो चुकी थी। अब उन्हें रोकना था अर्ज को, खुद उस रास्ते पर जाने से जो उन्हें नागिन और वनराज ने पीछे छोड़ा था। उसने अपनी मां से पूछा, क्या मैं केवल प्रेम का फल हूं या किसी शक्ति का परिणाम भी? निशा ने आंसू पोंछते हुए कहा, तू प्रेम और शक्ति दोनों है, पर तू जिस दिशा में जाएगा वहां से लौटना संभव नहीं। अर्ज ने अपने माता पिता को प्रणाम किया और गुफा की ओर लौट गया, जहां त्रैते नागलिपि थी। गुफा के भीतर उसे विषराज ने अपनी नाग छाया के रूप में आमंत्रित किया। तेरा नागत्व अधूरा है अर्ज, मैं तुझे पूर्ण कर सकता हूं। तू मेरा उत्तराधिकारी बन और नागारण्य को पुनः जागृत कर। अर्ज ने पूछा, मुझे क्या मिलेगा? विषराज की छाया फुसफुसाई, एक ऐसा रूप जहां ना कोई शाप होगा ना सीमा, केवल शक्ति। अर्ज ने कुछ क्षण मौन रहकर कहा, मैं तुमसे तुम्हारी आंखें मांगता हूं। अगर तुम सच्चे हो तो मेरी आत्मा में झांकने दो। विसराज अचकचा गया। उसने ऐसा उत्तर नहीं सोचा था। अर्ज ने अपनी हथेली में नागमणि उभारी, जो उसे विरासत में नहीं, अपने स्वप्नों में मिली थी। वीर्यन को खबर मिली कि अर्ज नागारण्य के द्वार पर है। निशा का चेहरा पीला पड़ गया। अगर वह नागारण्य में प्रवेश करता है तो नागवन का संतुलन टूट जाएगा। वह जगह किसी के लिए नहीं बनी। वे दोनों फिर से नाग शक्ति के द्वार पर लौटे, लेकिन इस बार नागवन उन्हें सहज रूप से स्वीकार नहीं कर रहा था। नाग ज्योतिष ने कहा, तुम्हारा प्रेम अब इतिहास है, तुम्हारा पुत्र वर्तमान है। तुम्हें अब केवल देखना है, हस्तक्षेप नहीं करना। नागारण्य में अर्ज ने अपनी चेतना खोई। विसराज ने अपने भस्म नागों से उसे घेर लिया।
लेकिन तभी अर्ज के भीतर की वह शक्ति जागी जिसे कभी किसी ने नाम नहीं दिया था। उसका शरीर चांदी और नीले रंग की चमक से घिर गया। नागमणि उसकी रीढ़ पर उभर आई। वह आधा मानव, आधा नाग, अब पूरा अर्ज बन चुका था। विसराज ने जैसे ही उस पर अंतिम वार किया, अर्ज ने उसकी ही छाया को उसकी आत्मा से अलग कर दिया। मैं न तेरा उत्तराधिकारी हूं, न नागवन का। मैं केवल एक पुल हूं, संघर्ष और समाधान के बीच। नागवन ने सांस ली। नदियां बहने लगीं, चंद्रकमल आकाश में झिलमिलाए। नाग ज्योतिष ने अपनी आंखें बंद कर ली और कहा, अब लोकों की रेखा बदल चुकी है। नाग और मानव अब विरोध नहीं, प्रवाह बन चुके हैं। वापसी पर अर्ज ने अपने माता पिता को प्रणाम किया। मैं अब कोई कथा नहीं, मैं चेतना हूं, और मेरा धर्म संतुलन। नागवन अब शांत था, पर उसकी चुप्पी में हलचल थी, जैसे कोई विशाल नदी अपनी दिशा बदलने को तैयार हो। अर्ज के नागारण्य से लौटने के बाद सब कुछ जैसे स्थिर हो गया था, लेकिन यह स्थिरता एक अस्थायी सांस थी। अर्ज ने विषराज की छाया को नष्ट कर दिया था, पर उसके भीतर वह कंपन अब भी मौजूद था, जिसे केवल वही सुन सकता था। वह कंपन कहता था, तू दोनों लोकों का नहीं, बल्कि एक तीसरे की भूमिका है। तेरे भीतर जो शक्ति है, वह अब भी बांध में नहीं है। अर्ज अब झील के किनारे नहीं रुकता था। वह लगातार जंगल की सीमाओं की यात्रा करता, जैसे कोई मार्ग खोज रहा हो या कोई द्वार जो अब तक बंद था। उसके स्वप्न और अधिक तीव्र हो गए थे। एक बार उसने देखा कि वह एक पुरानी सभा में बैठा है, जहां नाग और मानव दोनों उसके सामने नतमस्तक है। उनके पीछे केवल अंधकार है। उसने एक आर्षि को पूछा, क्या मैं शाप हूं? ऋषि ने कहा, तू शाप नहीं, समाधान की उलझन है। परंतु समाधान तब तक समाधान नहीं होता जब तक वह स्वयं को स्वीकार न कर ले। नागेश्वरी, अब निशा को एक रात सपना आया। उसमें एक नीली नदी बह रही थी और एक वयोवृद्ध नागिन कह रही थी, तेरे पुत्र को वह रत्न देना जो हमने छुपा रखा है, वही उसे स्थिर कर सकता है। निशा ने वीर्यन से चर्चा की। उन्होंने निर्णय लिया, उन्हें व्यास कोश को खोजना होगा, जो नागलोक की प्राचीन ऊर्जा का केंद्र था। यह कोश केवल उन्हीं को दिखता था जिन्होंने प्रेम को पूर्ण रूप से त्याग दिया हो और फिर भी उसमें जीवित रह पाए हो। वीर्यन और निशा ने उस कोश की यात्रा की जहां उनका प्रेम पहले जन्मा था, वह झील जिसके पास उनका पहला आलिंगन हुआ था। वहां एक चट्टान के नीचे उन्हें वह रत्न मिला, शेष मणि, जिसे नागराज शेष स्वयं धरती के संतुलन के लिए छोड़ गए थे। उस रत्न की शक्ति थी सत्व संयोजन, जो अस्तित्व में असंतुलन को स्थिर कर सकती थी, लेकिन एक शर्त पर। यह रत्न एक चेतना को पूर्ण बनाएगा, पर दूसरी चेतना को सो जाने के लिए बाध्य करेगा। निशा और वीर्यन एक दूसरे की ओर देखे। क्या यह समय है जब हम अंत में विश्राम लें? वीर्यन ने पूछा। निशा ने रत्न को अपनी गोद में लिया और कहा, हमने अपने प्रेम से नागवन को बनाया, अब अपने पुत्र के संतुलन के लिए उसे सौंपना होगा। जब अर्ज को शेष मणि दी गई, उसने अनुभव किया कि उसके शरीर में बिजली दौड़ रही है। उसकी आंखें शुद्ध नीली हो गईं और उसकी सांसें जैसे ब्रह्म की गूंज बन गई। पर उस शक्ति के साथ एक गहरी खामोशी भी आई। अब वह दिन रात के चक्र से परे था। उसे भूख नहीं लगती थी, नींद नहीं आती थी। वह शरीर में था, पर शरीर के पार भी। एक नई समस्या उठी। नागवन में समय धीमा हो गया। हर दिन की रात अब लंबी होने लगी। पत्थर बनने की प्रक्रिया दिन में भी शुरू होने लगी। ऐसा लगने लगा जैसे नागवन की आत्मा अर्ज के भीतर समा गई हो और वह अब अपने चारों ओर के संतुलन को असहज कर रहा हो। नाग सभा एकत्र हुई। प्रश्न था, क्या अर्ज नागवन का रक्षक है या अब उसकी सीमा बन चुका है? कुछ पुराने नाग बोले, हमें उसे त्यागना होगा, जैसे पूर्वजों ने शाप को त्यागा था। पर फिर एक नई आवाज उठी, निशा की। वह नाग सभा में प्रकट हुई, पहली बार वर्षों बाद। उसकी चाल धीमी पर दृष्टि स्थिर थी। मैंने नागत्व त्यागा था, पर प्रेम नहीं, और अब उसी प्रेम के तहत कहती हूं, अर्ज को छोड़ने का निर्णय केवल उसका नहीं हो सकता। निशा और वीर्यन ने अर्ज को बुलाया। तू अब केवल हमारा पुत्र नहीं, तू नागवन की आत्मा है, वीर्यन ने कहा। पर आत्मा भी तभी स्थिर होती है जब वह प्रेम को भोग कर विराम पाती है, निशा ने जोड़ा। उन्होंने शेषमणि को अर्ज की छाती से अलग किया
और उसे दो भागों में बांट दिया। एक भाग तुझे स्थिर करेगा, दूसरा भाग हमारे भीतर समा जाएगा। हम अब तेरे माध्यम से जीवित रहेंगे। अर्ज ने उन्हें देखा। धीरे धीरे उनके शरीर प्रकाश में बदलने लगे। उनका स्पर्श उसकी हथेली में समा गया। नागवन ने अंतिम सांस ली और फिर नया जन्म लिया। अब वहां पत्थर नहीं थे, केवल उजास था। वहां अब रातें थीं, पर वे डरावनी नहीं, शांत थीं। और झील के किनारे अर्ज खड़ा था। उसके पीछे दो छायाएं, एक पुरानी नागिन की और एक थके हुए योद्धा की।